हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अकबर के बारे में। अकबर जो कि मुगल साम्राज्य का ही एक शासक होता है। और मुगल साम्राज्य की जो क्लास है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बाबर से स्टार्ट किया था और हुमायूं को भी पढ़ा था। उसके बाद हमने शेरशाह सूरी को पढ़ा था, क्योंकि वो बीच में टॉपिक आ जाता है, इसलिए उसको पढ़ना बड़ा जरूरी हो जाता है। और अब जो हम पढ़ेंगे वो अकबर को पढ़ेंगे। और अकबर भी आपका मुगल वंश का ही एक शासक है, और ऐसा शासक है जिसपे इतिहास नाच करता है। मतलब मुगल वंश का अगर सबसे महान शासक भी बोला जाए तो अकबर ही बोले जाएंगे। और ये भारत का अगर मिडाइवल इंडिया का सबसे महान शासक बोला जाए तो अकबर ही बोले जाएंगे, क्योंकि अकबर एक बहुत ही महान शासक हुआ है। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, तो इसकी महानता के बारे में जानेंगे कि इसने क्या क्या काम किए थे, क्यों इसको इतना महान कहा गया है। तो अकबर को स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग वीडियो पे नए हैं और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए ही आगे बढ़ते आएं, ताकि एक एक चीज आप लोगों को समझ में आए। और आप लोग जब लाइक कर देते हैं तो वीडियो को और भी अच्छी तरीके से देखने के उसमें हो जाते हैं। मतलब फिर आप, वो होता है कि जब आप लाइक करते हो किसी चीज को तो आप उसको अलग ही नजर से देख रहे होते हो। तो स्टार्ट करते हैं अकबर को। और आज ही हम पढ़ लेंगे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप जिस पे भारत को नाजे, जिस पे राजपूत को नाजे, तो उसको भी पढ़ेंगे। अकबर ने जिसकी खुद तारीफ की हो वो महाराणा प्रताप को पढ़ेंगे। तो महाराणा प्रताप को भी पढ़ना है, अकबर को भी पढ़ना है। तो अकबर द ग्रेट को पढ़ेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम होता है। और इनका जो टाइम पीरियड रहता है 1556 से लेके 1556 से 1500, मतलब 1556 से लेके 1605 तक रहता है। हालांकि इनका जन्म अगर देखा जाए तो 1542 में हो जाता है। फिलहाल तो एक एक चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका जन्म देख लेते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो 15 अक्टूबर 1542 को होता है। अमरकोट में होता है। और ये अमरकोट कहाँ है? अमरकोट ये सिंध वाले प्रांत में पड़ता था, पंजाब सिंध होते हुए, जब हुमायूं इसका पिता भाग कर जाता है। क्योंकि जब शेरशाह सूरी उसको, जो बिलग्राम और कन्नौज का जो युद्ध होता है ना, उसमें हरा देता है। और जब वो हार जाता है तो वो भागते हुए कहाँ चला जाता है? आगरा से होते हुए पंजाब सिंध यहाँ पे चला जाता है। वहीं पे एक होते हैं राणा बीरसाल, उसी के महल में ये पनाह लेते हैं हुमायूं। तो वहीं अकबर का जन्म होता है, राणा बीरसाल के महल में। इनके पिता हुमायूं होते हैं, माता इनकी हमीदा बानो होती हैं। पिछली क्लास में मैं पढ़ा भी चुका हूँ। और इनका जो पालन पोषण किया है, किनका? अकबर का जो पालन पोषण किया है वो सुल्तान बेगम, जो कि अस्करी की पत्नी होती हैं। अस्करी ये हुमायूं का एक भाई होता है, यानी कि अकबर का चाचा होता है। यानी कि अकबर की चाची ने इनका क्या किया था? लालन पालन किया था अकबर का। और एक होती है खानजादा बेगम, जो कि बाबर की बहन होती हैं। तो बाबर की बहन, तो उन्होंने भी इनका क्या है? लालन पालन किया था। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो इनकी दादी होती हैं अकबर की। और इनके जो बचपन का नाम था वो जलाल था। इनको क्या बोला जाता था? जलाल। अकबर का जो बचपन का नाम है वो जलाल है। और इसी का नाम अर्श आसियानी भी कहा गया है। ये जहांगीर के द्वारा इसको अर्श आसियानी नाम दिया गया है, जलाल को। तो ये भी आप याद रखना। प्रथम इसके शिक्षक की बात करें तो एक ईरानी विद्वान है अब्दुल लतीफ। ये बहुत बड़े टीचर होते हैं और उस समय के सबसे बड़े विद्वान भी होते हैं। कौन? अब्दुल लतीफ, जो अकबर के गुरु रहते हैं। बड़ा ही पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं कि अकबर को कोई भी चीज, पढ़ाई की चीज समझ में नहीं आती थी और पढ़ना कभी उसको अच्छा नहीं लगता था। और दूसरे जो इसके अध्यापक होते हैं वो होते हैं सिराजी। और सिराजी ये बहुत बड़े, मतलब इनको ये बहुत मानता है अकबर। सिराजी को अकबर बहुत मानता है। इतना मानता है कि अकबर एक बार कहता है कि अगर कोई चाहे तो मुझसे मेरी गर्दन मांग ले, मुझसे मेरा दिल्ली का शासन मांग ले, मगर मैं सिराजी को नहीं दे सकता। तो ऐसी, मतलब आप समझ सकते हैं सिराजी का क्या योगदान रहता है अकबर के लिए। और अकबर कहता है कि मैंने 24,000 किताबों का मुताला किया है। मुताला बोले तो मैंने 24,000 किताबों का सार पढ़ा है। और वो सार अकबर ने पढ़ा नहीं था। अकबर तो पढ़ा ही नहीं था। अकबर बोले तो अकबर और अनपढ़ एक बराबर समझो। तो अकबर को अनपढ़ बोला जाता था, लेकिन अकबर ने फिर भी 24,000 किताबों को पढ़ा था। और वो सिराजी ने उनको क्या है, उनका सार समझाया था। तो सिराजी नहीं, अलग अलग विद्वान आते हैं उन सब ने। तो सिराजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनके में।
और 1551 में इनको क्या बनाया जाता है, गजनी का सूबेदार बनाया जाता है। कहाँ का, गजनी का सूबेदार इनको बनाया जाता है 1551 में। और जो संरक्षक होता है वो वहां पे कौन होता है, मुनीम खां होता है। अब आप पढ़ेंगे कि संरक्षक तो इसके वैरम खां होते हैं, लेकिन नहीं, जो गजनी का जब ये सूबेदार बनता है 1551 में, तब इसके जो संरक्षक होते हैं वो मुनीम खां होते हैं, और बाद में जो संरक्षक बनते हैं वो बैरम खां हो जाते हैं। 1555 में क्या होता है, सरिंद के युद्ध के बाद अकबर युवराज घोषित होता है। ये सरिंद का युद्ध कौन लड़ता है, ये सरिंद का युद्ध आपका हुमायूं लड़ता है। हुमायूं अफगानों को हराता है, आदिल शाह सूरी को हराता है। तो सरिंद का ये युद्ध होता है, इसमें आदिल शाह सूरी नहीं, वो क्या बोलते हैं, सिकंदर शाह सूरी को हराता है। और सिकंदर शाह सूरी को जब हराता है तो हुमायूं दिल्ली पे आ जाता है, और उसी टाइम पे इसको क्या है, अकबर को युवराज बना दिया जाता है। और अकबर को युवराज जब बनाया जाता है तो अलग अलग, जैसे कि पंजाब का इलाका दे दिया, ऐसी जगह इसको दे दी जाती हैं, तो वहीं पे ये होता भी है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है, इसका जो राज्यभिषेक होता है, अकबर का जो राज्यभिषेक होता है 14 फरवरी 1556 को होता है। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे जो हुमायूं होते हैं उनकी तो डेथ हो जाती है। मैंने आपको बताया था, हुमायूं जो दीन पनाह पुस्तकालय, वहाँ की सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसी टाइम पे अकबर जो है वो कहाँ पे होता है, पंजाब में होता है, वहाँ गया होता है एक युद्ध में, मतलब वहाँ पे कुछ विद्रोह वगैरह हो गया होता है, तो उस युद्ध को दबाने के लिए गया होता है आपका अकबर। और अकबर जो गया होता है तो वहीं पे पता लगता है कि हुमायूं की तो डेथ हो चुकी है। और हुमायूं की जो डेथ हो चुकी होती है, तो हुमायूं की जब ये डेथ हो चुकी होती है, इसको पता लगता है, तो वहीं पर इसका क्या हो जाता है, एक तरीके से राज्यभिषेक करा दिया जाता है। कालानौर पंजाब में ही राज्यभिषेक हो जाता है ईंटों पर। अब गुरदासपुर जिला है पंजाब में, वहीं पे हो जाता है। और बैरम खां इनके क्या होते हैं, संरक्षण में होते हैं, और उस समय जो इसकी जो विधि को पूरा कराते हैं, मतलब जो राज्यभिषेक को पूरा कराते हैं, वो मिर्जा अब्दुल कासिम होते हैं। अब्दुल कासिम के द्वारा ये मतलब संरक्षण एक तरीके से क्या बोलता है, राज्यभिषेक कराया जाता है। और बैरम खां क्या होते हैं, संरक्षण में होते हैं। फिर एक युद्ध होता है इनका पानीपत, क्योंकि जब ये दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे होते हैं और पंजाब में होते हैं, ये होते तो पंजाब में इनका हो जाता है मामला, राज्यभिषेक तो हो जाता है। लेकिन इधर क्या, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मैंने बताया था हुमायूं की मृत्यु को राज रखा जाता है, और जो राज रखा जाता है तो हुमायूं का एक हमशक्ल होता है जिसको दिल्ली की गद्दी पे बिठाया जाता है। आप लोग बताना कि वो हमशक्ल कौन था, उस हमशक्ल का नाम क्या था, आप लोग बताना, मैंने आप लोगों को क्लास में पढ़ाया है, तो बताना उसका नाम क्या था। तो जब उसको वहां पे बिठा दिया जाता है, लेकिन हमशक्ल वो 19 दिन या 17 दिन तक ही रह पाता है, तो 17 दिन तक रह पाता है। फिर जो शेर शाह का जो वंशज होते हैं ना, सिकंदर शाह सूरी, और जो लास्ट शासक होता है आपका आदिल शाह सूरी, तो आदिल शाह सूरी का एक सेनापति होता है आपका हेमू, तो हेमू दिल्ली पर कब्जा कर लेता है। और तभी क्या होता है, पानीपत का जो आपका क्या है, एक तरीके से मैं बोलूं द्वितीय युद्ध होता है। ये 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध लड़ा जाता है। अकबर और हेमू, हेमू कौन है, ये हेमू क्या है आपका, हेमू विक्रमादित्य इसको बोला जाता है, जो कि 14वां विक्रमादित्य है। और ये शेर शाह का प्रधानमंत्री था, यानी कि शेर शाह का प्रमुख था हर एक चीज में। और ये जब लास्ट शासक बचता है ना शेर शाह सूरी का वंशज का, आदिल शाह सूरी, तो उसका ये सेनापति भी रहता है। और इसी हेमू ने 22 लड़ाइयां जीती थी, और इस हेमू को युद्ध लड़ना पड़ता है अकबर से, यानी कि अकबर का युद्ध हेमू से होता है। और हेमू जो कभी अभी तक हारा ही नहीं था, उससे युद्ध होता है। और ये हारता भी नहीं, अकबर से ये हारता भी नहीं, लेकिन कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं, होता है ना कि किसी की किस्मत में वो चीज लिखी होती है तो हो के ही रहती है। तो ऐसा ही अकबर के साथ होता है कुछ कि अकबर ये युद्ध हारने वाले होते हैं, लेकिन होता क्या है, ये युद्ध बड़ा ही घमासान हो रहा होता है, और हेमू की आंख में एक तीर लग जाता है। और उस तीर के लगने की वजह से हेमू हाथी से गिर जाता है, और हाथी से गिरने की वजह से सेना को लगता है कि हेमू मारा गया है, और भगदड़ थी मच जाती है। बाद में क्या होता है, हेमू की गर्दन बैरम खां काट देते हैं, और वहीं से क्या होता है, ये पानीपत का द्वितीय युद्ध खत्म होता है। और अकबर क्या होते हैं, एक तरीके से मुगल वंश की फिर से स्थापना कर देते हैं। एक तरीके से मुगल वंश का जो अब जो स्टार्ट होने वाला है ना, वो एक चरम लेवल का मुगल वंश स्टार्ट होने वाला होता है।
तो 1556 से 60 तक क्या फिर रहता है, बैरम खां का संरक्षण रहता है। अकबर क्या है, बैरम खां के संरक्षण में रहते हैं। 1560 मतलब 60 से 56 से 60 तक 4 साल तक ये ऐसा रहता है। बाद और ये जो अकबर का वजीर होता है ये बैरम खां ही होता है, जिसको खाने खाना की उपाधि क्या दी जाती है, अकबर के द्वारा दी जाती है। इनको खान बाबा भी बोला जाता है। हुमायूं इनको खान बाबा बोलते थे और बैरम खां इनको क्या बोलते हैं, खाने खाना। तो ये बातें आप याद रखना। और क्या होता है, बैरम खां को मक्का भेज दिया जाता है धायमा अंगा के कहने पर। और इन्हीं अंगा को महामंगा बोला जाता है। धायमा अंगा के कहने पर कहाँ भेज दिया जाता है, मक्का भेज दिया जाता है। और ये क्यों भेजा जाता है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। और ये 1560 की बात है शायद। और 1560 में जब इन्हें भेजा जाता है तो क्या होता है कि बैरम खां की हत्या हो जाती है, मुबारक खां द्वारा कर दी जाती है 1561 में। ये क्यों होता है, बैरम खां की हत्या मुबारक खां क्यों कर देता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था ना, जो आपका मच्छीवाड़ा का युद्ध हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, सरहिंद का युद्ध पढ़ा है। तो इसमें क्या होता है, इस मुबारक खां के पिता भी होते हैं। तो बैरम खां जो मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है उसमें मुबारक खां के पिता को कौन मार देता है, ये बैरम खां खत्म कर देता है। और वही गुस्सा आपकी मुबारक खां में होती है, मुबारक के पास होती है। तो मुबारक जब देखता है कि ये तो मक्का को जा रहे हैं या गुजरात के रास्ते से जा रहे हैं, तो ये उनको मार देता है। कौन, बैरम खां को मार देता है मुबारक खां। गुजरात के रास्ते जा रहे होते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, गुजरात में इनकी हत्या कर दी जाती है। तो मैं पीडीएफ में ऐड कर दूंगा जो आप लोगों को मिल जाएगी। और इनकी जो पत्नी होती है ना, किनकी पत्नी, बैरम खां की जो पत्नी होती हैं उनका नाम होता है सलीमा बेगम। तो सलीमा बेगम से फिर क्या कर लेता है, अकबर विवाह कर लेता है, क्योंकि इनका कोई भी रह नहीं जाता है। तो अकबर इनको क्या कर लेता है, विवाह करता है। और इनका जो पुत्र होता है ना अब्दुल रहीम, उसको गोद ले लिया अकबर ने और खाने खाना की उपाधि दी। देखिए इसको भी खाने खाना की उपाधि दी थी अकबर ने, बैरम खां को, और इनको भी खाने खाना की उपाधि दी, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इनको तो बोला ही जाता है अब्दुल रहीम खान खाना। ये वही है रहीम खान जिनको बोला जाता है, रहीम दास जिनको बोला जाता है, वही आपके क्या है, अब्दुल रहीम है। इनको खाने खाना बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, आगे जो 1560 से फिर 1562 तक रहता है, तो वो आपका क्या रहता है, स्त्रीण शासन रहता है, यानी स्त्रियों का शासन रहता है। पेटीकोट सरकार रहती है, यानी कि पेटीकोट शासन रहता है, बोले तो मतलब औरतों का शासन रहता है। पर्दा शासन रहता है। ये सारी चीजें कहलाई। स्त्रीण शासन, पेटीकोट सरकार, पर्दा शासन कहलाया 1560 से आपका 62 तक। क्यों, क्योंकि इस समय जो दायमा अंगा होती हैं, और अकबर को क्या होता है, दायमा किसको बोला जाता है, जो मतलब एक तरीके से किसी को अपना दूध पिलाती है। जैसे अकबर दायमा का तो बेटा नहीं था, अंगा का तो बेटा नहीं था, तो अंगा ने क्या किया था, अकबर को दूध पिलाया था। तो अकबर को दूध पिलाया था ना, तो जो दूध पिलाता है उसको धायमा बोलते हैं। जो मतलब माँ नहीं होती है वो दूध भी पिलाती है तो उसको धायमा बोलते हैं। तो अंगा ने पिलाया था, तो अंगा की बड़ी मतलब चलती थी, अंगा को बड़ा मानता भी था अकबर। अब 1562 में क्या होता है, इस हरम दल से इसको मुक्ति मिलती है। यही हरम दल भी कहलाता है, यही हरम दल भी कहलाता है, पेटीकोट सरकार वाला शासन। और हरम दल में जो लोग होते हैं वो आप लोग देखिए, जैसे राजमाता आपकी हमीदा बानो भी होती हैं हरम दल में, दायमा महामंगा, और इनका बेटा आदम खान भी होता है। आदम खान, दिल्ली का सूबेदार शिहाबुद्दीन अतका भी होता है। मुल्ला पीर मोहम्मद अकबर का अध्यापक जो होता है वो भी होता है। ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, हरम दल में शामिल होते हैं। तो हरम दल से बाहर निकलता है अकबर। और कैसे निकलता है, ये जो आदम खां है इसको मार के निकलता है। आदम खां को मार के निकलता है, आदम खां की हत्या करके निकलता है। और इससे क्या होता है, महामंगा को बड़ा ही चोट पहुंचती है। और महामंगा को बड़ी चोट पहुंचती है क्योंकि आदम खां को मार देता है। और जब ये हरम दल से बाहर आ जाता है फिर अकबर पे कोई बाउंडेशन नहीं रहता है, अकबर अपने आप शासन करता है फिर। और इसका जो शासन स्टार्ट होता है तो फिर नई नई चीजें ये लागू करता है। तो ये चीजें आप याद रखना, हरम दल में कौन कौन चीजें थी, बहुत सी चीजें थी, फिलहाल इतने आप इंपॉर्टेंट नाम याद रखना, बहुत से नाम होते हैं इसमें। तो अब 1562 में जब ये हरम दल से बाहर आता है तो तुरंत एक चीज स्टार्ट करता है, पहले तो दास प्रथा को खत्म करता है, सती प्रथा को भी खत्म करता है, और बाल विवाह को भी खत्म करता है। लेकिन ये सती प्रथा फिर से स्टार्ट हो जाती है क्योंकि 1829 तक चलने वाली है ना। लेकिन अकबर इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करता है। तीर्थ यात्रा कर 1563 में हटा देता है।
जजिया कर को समाप्त कर दिया इसने 1564 में। 1575 में इबादत खाना बनाया फतेहपुर सीकरी में। ये एक धर्म शास्त्रीय विषयों पर चर्चा होती थी और इबादत खाना में बोला जाता है बृहस्पतिवार को चर्चा होती थी। आगे मैं बताऊंगा अभी इसके बारे में। अभी तो फिलहाल इतना ही समझिए कि कहाँ था, ये फतेहपुर सीकरी में था। और फतेहपुर सीकरी कहाँ था, ये आपका आगरा में था। और इबादत खाना क्या था, एक प्रार्थना भवन था, मतलब जहाँ पे लोग एक मतलब इबादत करते हैं, तो वो बनवाया था। मनसबदारी प्रथा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रथा है, इसको मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसकी मतलब एक चीज मतलब पूरी स्लाइड बना लूंगा मैं इसकी, और मनसबदारी प्रथा को आपको पढ़ाऊंगा कि मनसबदारी प्रथा क्या थी। और मनसबदारी प्रथा जैसे कि मैं आप लोगों को अभी शॉर्ट में समझा दूं, शायद बाद में मैं ना समझाऊं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, अभी मैं समझा देता हूं, आप समझिए। देखिए, चीजों को लिखा होना जरूरी नहीं, चीजों को समझना बड़ा जरूरी है। क्या है कि मनसबदारी प्रथा में क्या थी कि अकबर ने ऐसी एक प्रथा बना रखी थी कि अकबर ने अपने जो सेनापति थे, अपने जो मतलब बड़े बड़े ओहदे थे, जिनको बिठा दिया था लोगों को, और बड़े बड़े ओहदे पर जो सेनापति या जो भी व्यक्ति होते थे उनको इसने एक जिम्मेदारी दे रखी थी, उसी को मनसब कहा गया था। किसी को मतलब 7,000 का मनसब बनाया, किसी को 10,000 का मनसब, किसी को 5,000 का मनसब। और ये 5,000 7,000 ये मनसब क्या थे, उनके पास घोड़े दे दिए थे कि आपके पास इतने घोड़े होने चाहिए, आपके पास इतने घोड़े होने चाहिए, और युद्ध में ये हमारे लिए काम में आएंगे। और होता क्या था, घोड़ों का क्या काम है युद्ध में भाई, जैसे कि युद्ध के लिए जब कभी जाना होता था ना, तो अकबर क्या था, बड़ा ही मतलब फुर्ती से युद्ध करता था कि 10 दिन में पहुंचना था तो 2 दिन में पहुंच जाता था युद्ध के क्षेत्र तक। तो ऐसा कैसे कर पाता था, क्योंकि इसके पास घोड़े होते थे। जैसे एक घोड़े पे व्यक्ति बैठा है तो एक घोड़ा उसके साथ में संग में चल रहा है, खाली दौड़ रहा है। और घोड़ा कभी भी खाली दौड़ने से नहीं थकता है, वो उसके ऊपर जो वजन होता है उसकी वजह से थक जाता है। तो जो घोड़ा थक जाता था, जिसपे वजन होता था, वो थकता था, तो जो सैनिक था वो उस पे दूसरे घोड़े पे बैठ जाता था, उसको खाली चलने देता था। तो इससे उसकी स्पीड में कोई फर्क नहीं आता था, बहुत तेजी से चलता था और वो जल्दी से जल्दी अपने एक तरीके से गंतव्य तक पहुंचता था। तो ये मनसबदारी प्रथा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, मैं थोड़ा और भी बताऊंगा इसके बारे में। तो मनसबदारी प्रथा जिसके वजह से अकबर ने इतना लंबा शासन किया, अकबर बहुत बड़ा आक्रांता हुआ, तो वो मनसबदारी प्रथा की वजह से ही हुआ था। अब इबादत खाना जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था, ये 1578 में क्या कर देता है, जो 1575 में बना था, इसको सभी धर्मों के लिए खोल देता है। इबादत खाना को सभी धर्मों के लिए ओपन ओपन टू ऑल कर देता है। अब ये जो इबादत खाना था, मैं यहाँ पे इसकी चर्चा भी लेके आया हूँ। 1575 में तो बना था फतेहपुर सीकरी आगरा में। बृहस्पतिवार को शाम को इसमें क्या होती थी, धार्मिक चर्चा होती थी। पहले इसमें क्या था, प्रारंभ में आपका क्या था, केवल इस्लाम धर्म का था, इस्लाम धर्म के बारे में ही सारी चीजें होती थी। और इसमें भी दो चीजें होती थी, एक तो कट्टर सुन्नी होते थे, जिनमें आपका कट्टर सुन्नी में मैं बोलूँ तो शेख अब्दुल नबी और शेख मखदूम उल मुल्क हुआ करते थे। और उदारवादी में बोले तो जैसे शेख मुबारक हैं, फैजी हैं, अबुल फजल हैं। और ये फैजी और अबुल फजल क्या हैं, आपके भाई भाई हैं, फैजी और अबुल फजल। तो ये मतलब क्या थे, इस इबादत खाने में शामिल होते थे। अब इबादत खाने से संबंधित कुछ चीजें मैं लेके आया हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे कि ये 1578 में क्या है, सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया, ओपन टू ऑल रिलीजन। तो इसमें इसने क्या है, सभी धर्मों का सम्मान करना स्टार्ट कर दिया था। सभी धर्मों का अकबर सम्मान करता था और बड़ी चतुराई से सम्मान करता था। लोगों को लगता था कि ये तो मतलब अब मेरे धर्म में आने वाला है। जैसे कि हिंदू एक व्यक्ति थे जैसे पुरुषोत्तम और देवी, तो इनको भी ये बुलाता था, और इनको बुलाता था तो इनसे पूछता था कि आपके धर्म में क्या क्या चीज, मतलब वहाँ पे धार्मिक चर्चाएं तो होती थी, एक एक धर्म की जानकारी लेता था कि इसमें क्या चीज है, किसमें क्या चीज, सारी कॉन्सेप्ट को वो समझता था। और ऐसे समझता था कि जो समझाता था उसे लगता था कि अकबर तो अब मेरे धर्म में आने वाला। फिर ईसाई को बुलाया तो ईसाइयों को लगता था कि ये तो मेरे धर्म में आएगा। तो ईसाई में जैसे कि आपका रोडोल्फ अकबीबा है, एंटोनी मोनसेराट है, यानी मोनासेराट भी इनको बोला जाता है। तो ये भी आते हैं ईसाई, ये भी शामिल होते हैं इस धर्म मतलब इबादत खाने में। पारसी धर्म के एक होते हैं दस्तूरजी मेहरजी राणा, इनको 200 बीघा जमीन दी थी अकबर ने। और जैन धर्म में जैसे हरविजय सूरी, इनको जगत गुरु की उपाधि दे दी। विजय सिंह सूरी, भानुचंद्र उपाध्याय, शांति चंद्र, इतने ऐसे ऐसे लोगों को बुलाता था। कहीं बौद्ध धर्म को बुला लिया, कहीं किसी को बुला लिया। तो मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोगों को ये बुलाता रहता था। जिनचंद्र सूरी हैं, जिनको युग प्रधान की उपाधि दी है इसने, तो ये भी आप लोग याद रखना
तो अलग अलग धर्म के लोग इसने स्टार्ट करा दिए थे अपने इबादत खाने में आने के लिए और सभी का सम्मान करता था। और अकबर बड़ा ही टैलेंटेड व्यक्ति था। तो हरविजय सूरी पूछा जाता है कि किसने हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी थी, तो अकबर ने दी थी। तो ये बातें आप याद रखना। इसके बाद इसने एक मजहर की स्थापना की थी, मजहर की घोषणा की थी। और ये मजहर की घोषणा क्या है, मैं यहाँ पे लिख के नहीं लाया हूँ, लेकिन आप लोग समझिए मजहर की घोषणा क्या है। मजहर क्या थी, अकबर ने कहा था कोई भी धार्मिक विषयों पर झगड़ा नहीं करेगा, कोई भी धार्मिक चीजों पे लड़ाइयाँ नहीं होंगी। तो यही मजहर की घोषणा थी। फिर उसने 1582 में एक धर्म नया चलाया था, दीन इलाही। जो इबादत खाना था उसको बंद कर दिया और क्या चलाया था, नया धर्म दीन इलाही। अब ये दीन इलाही क्या था, ये दीन इलाही क्या था, नया धर्म था, नया कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या था, प्रमुख जो होता था वो अकबर ही होता था। कौन होता था, अकबर। इसका जो हेड होता था, मतलब कोई विद्वान कुछ भी कहता, लेकिन जो अकबर ने कह दिया वही आपका सर्वमान्य रहता था। धर्म के मामले में अकबर का कॉन्सेप्ट जो था, अकबर का जो स्टेटमेंट था, वही सर्वोपरि रहता था। कोई विद्वान कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो नॉलेज के लिए उनको बुलाता था। तो प्रमुख जो पुरोहित यहाँ पे होते थे वो अबुल फजल थे। और यहाँ पे 19 लोगों ने अपनाया था इस दीन इलाही को, मतलब इस धर्म में 19 लोग शामिल हुए थे। ये मतलब कोई धर्म थोड़ा ना था, इसमें एक तरीके से चर्चा होती थी, जैसे कि इबादत खाना में होती थी। बस उसका नाम ये दीन इलाही कर दिया, या इसको अकबर इलाही भी कहते हैं। एकमात्र हिंदू था जिसने इसको अपनाया था और वो बीरबल था। तो ये बात आपको याद रखना है। 1583 में इलाही संवत को स्टार्ट करा दिया था। जो ये आपका दीन इलाही था, इसी के नाम पे इलाही संवत बना दिया गया था, इलाही संवत स्टार्ट करा दिया था। और इसमें जो चर्चा होती थी वो रविवार को होती थी। देखिए, इबादत खाने में जो चर्चा होती थी वो आपकी बृहस्पतिवार को होती थी इसमें, और जो आपकी दीन इलाही में चर्चा होती थी वो रविवार को होती थी। और ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये अकबर है, ये अकबर इसका क्या है, हेड है। बाकी अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग विद्वान बैठे हुए हैं। अब 1583 में इसने एक काम किया, क्या, प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया था। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद कर दिया था, क्योंकि अपने धर्म इलाही के नाम पे इसने इलाहाबाद कर दिया था। और इसके जो सूबों की संख्या थी उस टाइम पे 15 सूबे थे। इलाहाबाद मतलब इलाहाबाद नहीं, जो अकबर था, अकबर के टाइम पे जो सूबों की संख्या थी वो 15 थी। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और 1579 में एक व्यक्ति आए थे, स्टीफेंस थॉमस, जो कि अंग्रेज थे, आया था। 1583 में एक और व्यक्ति आया, राल्फ फिच आया। ये ईसाई मिशनरी के लिए आए थे, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। तो अगर आपसे बोला जाए तो कि पहली बार जो इंग्लैंड से जो व्यक्ति आए थे या अंग्रेज आए थे वो किसके काल में आए थे, तो वो आपके अकबर के टाइम पीरियड में आए थे। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि आपका कैप्टन हाकिंस कब आया था, तो वो आपका जहांगीर के काल में आया था। लेकिन अगर पहली बार पूछा जाए तो ईसाई कब आए थे, मतलब मिडाइवल इंडिया में, तो वो आपके कहाँ पे आए थे, अकबर के काल में आए थे। वैसे तो आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर भी आए थे, हमने मॉडर्न एंशिएंट इंडिया में भी पढ़ा था, एक व्यक्ति आए थे। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या है, अकबर का शासन देखते हैं। अकबर का शासन देखते हैं, और अकबर का शासन क्या है, अकबर का जो शासन है वो 1562 से लेके 1605 तक रहता है। क्यों, क्योंकि अकबर का शासन तो यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले तो वो कहीं वो बैरम खान के संरक्षण में रहता है, कहीं वो दायमा अंगा के संरक्षण में रहता है, कहीं पेटीकोट सरकार के संरक्षण में रहता है। तो बाद में जो स्टार्ट होता है तो वो आपका यहाँ से होता है। और अकबर का विस्तार जो है साम्राज्य, वो आपका उत्तर भारत में भी है, दक्षिण भारत में भी होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ मैप्स लगा रखे हैं, जैसे कि ये आप लोग देखिए। तो 1565 की बात है, तो आपका अकबर का इतना सा शासन था। फिर आपका 1601 तक जब पहुंचता है तो यही शासन इतना बढ़ जाता है। फिर ये इतना बढ़ता है, ऐसे ऐसे पूरे भारत पे आ जाता है। और जब आपका 1772 में आता है तो फिर से आपका जितना सा शासन रह जाता है। तो ये क्या है, किसी का एक तरीके से मैं विकास भी बता रहा हूँ और पतन भी बता रहा हूँ। अब इसके उत्तर भारत के जो अभियान है उनके एक बार देख लीजिए। मैं जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं उनको डिटेल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो वैसे एक तरीके से मैं क्रम में लेके आया हूँ तो उनको सिर्फ देख लीजिए। जैसे कि मालवा का अभियान आप देखें, तो मालवा का अभियान 1561 में हुआ है। और इसमें बाज बहादुर और जो आजम खां होते हैं मुगल सेना की तरफ से, तो उनके बीच में ये होता है। और
1562 में आमेर अभियान होता है जिसमें बहारमल जो कि बिहारी मल होते हैं इनको भी पढ़ेंगे। 1564 में गंगटोक क्या है गोंडवाना क्षेत्र को जीता जिसमें रानी दुर्गावती को जीता था। तो रानी दुर्गावती और आसफ खां के बीच में ये होता है। तो रानी दुर्गावती को ये जीत लेते हैं और अकबर ने इनको बड़ा ही महान बताया था कि उस समय अगर कोई महिला थी जो कि एक वीर महिला थी तो वो रानी दुर्गावती थी। ये अकबर ने कहा था क्योंकि अकबर इससे लड़ा था। तो अकबर को पता था कि ये एक दुर्गा मतलब दुर्गा जो है ये बहुत ही वीर महिला है, बड़ी वीर पुरुषनी है। तो वीर महिला है, वीर पुरुषनी नहीं वीर महिला है। अब यहाँ पे 1568 में एक और अभियान करते हैं चित्तौड़ का अभियान जिसमें राणा उदय सिंह के साथ अकबर का अभियान होता है। चित्तौड़ और मेवाड़ के ये शासन पे होते हैं। तो चित्तौड़ का अभियान जब होता है राणा उदय सिंह का ही बेटा आपका कौन आएगा, महाराणा प्रताप आएगा, उसके साथ भी इसका युद्ध होगा। अब क्या है यहाँ पे 1571 से 73 तक आपका गुजरात अभियान होता है। गुजरात अभियान मोहम्मद नहीं मुजफ्फर खां तृतीय के साथ होता है। और अकबर ने यहाँ पे क्या किया था, अकबर ने यहाँ पे बुलंद दरवाजा बनाया था इसी विजय के बाद। इसी विजय के शुरुआत मतलब इसी विजय के उपलक्ष्य में क्या किया था, अकबर ने समुद्र को देखा था। और इसी विजय के बाद अकबर ने क्या किया था, पुर्तगालियों से अपने संबंध स्थापित किए थे। तो ये गुजरात अभियान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जो बुलंद दरवाजा बनता है आगरा में वो इसी विजय के बाद बनता है। 1574 से 76 तक आपका बिहार और बंगाल में युद्ध होते हैं। दाऊद खां अफगानी प्लस मुनीम खां लड़ते हैं मतलब मुगल की तरफ से। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध जो कि बहुत फेमस आपका क्या है युद्ध है। और ये मेवाड़ के राणा मतलब क्या थे, मेवाड़ के आपके क्या थे, राणा थे आपके महाराणा प्रताप। इनको मैं अभी पढ़ाऊंगा, अभी युद्ध आने दो इनका। तो ये क्या है, राणा प्रताप और मान सिंह व आसफ खां के बीच में मतलब हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या है। दक्षिण भारत के अभियान देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये इनके नाम याद रखना है। जैसे खानदेश का आपका अभियान है, अली खां शासक था वहां पे और 1591 में हुआ था। स्वेच्छा से अधीनता स्वीकारी थी, इन्होंने कह दिया आप हम आपके ही अधीन है, मतलब कोई युद्ध नहीं हुआ था इसमें। दौलताबाद में चांद बीबी 1599 में लड़ी थी। मुराद अब्दुल रहीम खान खाना अबुल फजल ये सारे के सारे लोग यहाँ पे गए थे चांद बीबी से युद्ध करने के लिए। अहमदनगर जहाँ पे बहादुर शाह और चांद बीबी के बीच में आपका बहादुर शाह और चांद बीबी के बीच में आपका एक तरीके से युद्ध होता है 1600 में। असीरगढ़ का किला जो इसका अंतिम अभियान है वो असीरगढ़ का किला है। अकबर का ये अंतिम अभियान था 1601 में असीरगढ़ का किला, तो इसको भी जीता था। अब इंपोर्टेंट युद्ध देखते हैं, जैसे कि इंपोर्टेंट चीजें देखते हैं। जैसे कि आप लोग देखिए आमेर का अभियान आपका 1562 में हमने बताया जिसमें बहारमल लड़ते नहीं है, अधीनता से स्वीकार कर लेते हैं। सबसे पहले अकबर की अधीनता इन्होंने ही स्वीकार की थी, बिना लड़े युद्ध को स्वीकार कर लिया। और एक तरीके से देखा जाए तो ये बड़ी मतलब राजपूतों के लिए बड़ी शर्मनाक बात भी होती है कि राजा बहारमल जो कि बहुत बड़े राजा थे, इन्होंने सर झुका दिया था अकबर के सामने। और सर झुका दिया तो झुका दिया अपनी बेटी जो थी हरकाबाई, जिनको जोधाबाई कहा जाता था, जिनका नाम मरियम उज जमानी रखा गया था जहांगीर के द्वारा। तो इसका मरियम उज जमानी का मतलब होता है संसार की माँ। तो इनका अकबर के साथ विवाह हो जाता है। और बहारमल का जो पुत्र होता है आपका भगवान दास, बहारमल का पुत्र होता है भगवान दास। और इस भगवान दास की एक पुत्री होती है मानबाई और इनका पुत्र होता है मानसिंह। तो मानबाई का विवाह जहांगीर से होता है और मानबाई का जो विवाह जहांगीर से होता है और इनके बेटे भगवान दास के बेटे होते हैं मानसिंह। इनको 7000 का मनसब बनाया जाता है अकबर के द्वारा और अकबर के सेनापति भी होते हैं। और 5000 का मनसबदार कौन होता है, आपका बहारमल होता है, बहारमल खुद होता है। तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको ये बता रहा था कि अकबर की अधीनता इन्होंने क्यों स्वीकार ली थी, क्योंकि ये जानते थे अकबर की सेना बहुत बड़ी है और मैं अगर युद्ध लड़ूंगा तो मतलब युद्ध तो नहीं जीतूंगा लेकिन सेना बहुत मारी जाएगी, लोग बहुत मारे जाएंगे और बाद में अकबर वही करेगा जो वो चाहेगा। तो इससे पहले ही मैं ऐसा कर देता हूँ कि लोग भी ना मरे और मतलब अकबर का शासन तो होना ही होना है। तो एक तरीके से ये बहुत से लोगों की जान बचाने के बारे में सोचते हैं और अपनी बेटी से भी कहते हैं जोधाबाई से कि आप विवाह कर लो और
क्योंकि अगर युद्ध लड़ेंगे तो न जाने अनगिनत लोग मारे जाएंगे, न जाने कितने लोग मारे जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी मतलब मारा जाए। तो ऐसा ये सोच लेते हैं भारमल, इसीलिए युद्ध नहीं होता है और सीधे सीधे अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। फिर आपका एक मेवाड़ का युद्ध होता है। मेवाड़ का युद्ध जो आपका 1568 में होता है राणा उदय सिंह के द्वारा, मैंने आपको अभी बताया भी था। और इसमें जो सेनापति होते हैं जयमल और फतेह सिंह होते हैं, ये बड़ी बहादुरी से लड़ते हैं। मेवाड़ के जो आपके सेनापति होते हैं राणा उदय सिंह के, बहुत बहादुरी से लड़े। तो जब बहादुरी से लड़े तो अकबर ने इनके लिए क्या बनवा दी थी, मूर्तियां बनवाई थी इनकी। इनकी मतलब वीरता के कारण अकबर ने इनकी मूर्तियां बनवाई थी। नेक्स्ट जो अभियान होता है गुजरात अभियान, जिसमें मैंने आपको बताया था अभी, मुजफ्फर खां तृतीय के साथ होता है। इस विजय के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण होता है। पहली बार अकबर ने समुद्र को देखा, पुर्तगालियों से संपर्क किया इस युद्ध के बाद। फिर एक नेक्स्ट जो युद्ध होता है आपका हल्दी घाटी का युद्ध। क्या होता है? हल्दी घाटी का युद्ध, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट युद्ध है जो कि 18 जून 1576 को होता है। अकबर के सेनापति मानसिंह होते हैं इस युद्ध में, और राणा प्रताप के जो सेनापति होते हैं वो हकीम खां होते हैं। और इन दोनों के बीच में आपका क्या होता है, ये युद्ध होता है अकबर और इनके बीच में ये युद्ध होता है। तो अकबर बहुत ही महान शासक तो होता ही होता है। महाराणा प्रताप के बारे में अभी आप लोगों को बता ही रहा हूं और बताता भी हूं कि महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की थी। कभी भी अकबर के सामने इन्होंने घुटने नहीं टेके थे, और कहा जाता है कि अकबर की सेना में दम था और महाराणा प्रताप के सीने में दम था। अकबर की सेना में दम था, महाराणा प्रताप के सीने में दम था। क्यों? क्योंकि अकबर की सेना लगभग 1-1.5 लाख की सेना थी, और महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो मात्र 15 से 16 हजार की सेना थी। और फिर भी क्या है, ये अकबर से लड़ते हैं और बड़ा ही भयानक युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होता है, मैं पहले आप लोगों को महाराणा प्रताप के बारे में बता देता हूँ। इनका ये वंश होता है सिसोदिया वंश। ये वही सिसोदिया वंश है जिसमें हमने पढ़ा था बाबर के साथ युद्ध होता है, खानवा का युद्ध राणा सांगा का, वो भी सिसोदिया वंश के ही होते हैं। तो उन्हीं का ये वंश है आपका राणा सांगा का। कौन सा? सिसोदिया वंश, महाराणा प्रताप। इनके पिता होते हैं उदय सिंह, जो अभी हमने पढ़ा है राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह अभी पिछली स्लाइड में देखा। माता इनकी जयंती बाई होती हैं, घोड़ा इनका चेतक होता है, हाथी इनका राम प्रसाद होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीजें घटित होती हैं। तो महाराणा प्रताप जब युद्ध लड़ रहे होते हैं, और महाराणा प्रताप के बारे में बताता हूँ, तो इनके पास 70 किलो का मतलब 10 किलो की इनकी तलवार होती थी, और 70-80 किलो का इनका भाला होता था। ऐसी ऐसी चीजें इनके पास होती थी। तो 10 किलो 15-15 किलो के इनके कवच होते थे। तो बड़ी बड़ी मतलब भारी भारी चीजें होती थी। और महाराणा प्रताप बहुत मतलब बड़ी पर्सनालिटी थे, बड़ा भारी भरकम इनका शरीर था, बड़े लंबे थे, चौड़े थे। और अकबर बड़ा छोटा सा व्यक्ति था, लेकिन फिर भी अकबर का ही शासन होता है। क्यों होता है? लेकिन ये जो युद्ध होता है तो इसमें जो अकबर कहता है कि महाराणा प्रताप की बड़ी तारीफ करता है, और कहता है कि अभी तक जो मैंने युद्ध लड़े हैं कोई ऐसा शासक नहीं मिला है जिसको मैं सलाम कर सकूं। तो महाराणा प्रताप एक ऐसे शासक होते हैं जिसको अकबर खुद उनकी तारीफ करता है कि शासक हो तो ऐसा हो, वीर हो तो ऐसा हो। मतलब महाराणा प्रताप नाम ही काफी होता है। और महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, जब ये युद्ध हो रहा होता है तो ऐसा होता है कि जो हाथी वगैरह होते थे ना, उनके सूंड में तलवार लगी होती थी, और ये चेतक जो था पूरे के पूरे हाथियों को फलांग जाता था। इतना मतलब गजब का घोड़ा होता था चेतक। तो जब ये हाथी को फलांगता है उसके मस्तक से, तो हाथी अपनी सूंड उठाता है तो घोड़े की टांग कट जाती है महाराणा प्रताप के। और उस युद्ध से लेके वो भागता है जब वो महाराणा प्रताप को, तो बताते हैं 28 फीट की एक खाई होती है। और राणा जब वो घोड़ा कूदता है तो राणा को लगता है कि ये घोड़ा इसी तरफ रह जाएगा, खाई में गिर जाएगा, लेकिन घोड़ा महाराणा प्रताप को उस खाई के उस पार तक ले जाता है। और राणा, उसमें कहा जाता है, एक लाइन बोली जाती है, राणा ने सोचा था इस पार और चेतक था उस पार। तो जब वो वहां तक ले जाता है, और जब वो ले जाता है, हालांकि वो चेतक जो होता है, बाद में चेतक की मृत्यु हो जाती है, चेतक मर जाता है। और बड़ा ही रोते हैं महाराणा प्रताप की, ऐसा घोड़ा मतलब इतनी स्वामी भक्ति की, इतनी बड़ी खाई को पार कर दिया, टांग कटी है फिर भी। और फिर क्या होता है, ये जो हाथी इनका होता है राम प्रसाद, इसको बड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या होता है। तो
राम प्रसाद होता है उनके घोड़े का नाम। और जब युद्ध हो जाता है तो युद्ध के बाद इस हाथी को कैद कर लिया जाता है और इसको बताते हैं कि 20-22 दिन तक खाना दिया जाता है, लेकिन ये खाना नहीं खाता है हाथी। और ये खाना नहीं खाता है तो क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो अकबर एक बात बोलते हैं, जिस राणा प्रताप के मैं हाथी को नहीं झुका पाया, हाथी को काबू में नहीं कर पाया, तो उस राणा को मैं क्या काबू में करता। तो मतलब यहाँ पे होता है कि राणा ना तो अकबर जीता था इस युद्ध में, ना ही राणा जीते थे। ना अकबर जीता था ना राणा हारे थे। और अकबर की जो आगे की जो कहानी है, जैसे कि अकबर अभी दयशाला प्रथा लाएगा, अकबर अभी अकबर के नवरत्न पढ़ने हैं, अकबर के जो मकबरा शैली पढ़नी है, एक तरीके से स्थापत्य कला पढ़नी है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहने वाली थी दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हम अकबर के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे, अकबर से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें अगली क्लास में हम कवर कर लेंगे। तो अगली क्लास देखना ना भूलें, क्योंकि कंप्लीट जानकारी आपको वहीं पे मिलेगी और उसी के बाद आपको कंप्लीट इसकी पीडीएफ भी मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।